तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं एसपीटी एक्ट का हम लोग अगला पार्ट। तो पार्ट 3 में इसमें अध्याय 1 और अध्याय 2 को बहुत ही साधारण लैंग्वेज में याद करने का प्रयास करेंगे, और इसमें भी याद करने के लिए बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, बड़ा ट्रिकी वे में। तो इसको बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 में है वो परिचय का जिक्र किया गया है। और आप लोग को मालूम होगा कि इसमें 4 धाराएं हैं टोटल। तो धारा 1 क्या कहता है? धारा 1 कहता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार के संबंध में बतलाता है, इस बारे में बतलाता है। तो संक्षिप्त नाम क्या कहता है? संक्षिप्त नाम कि इस एक्ट का नाम, इस कानून का नाम क्या होगा? एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट होगा। तो इस कानून का नाम संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट होगा। प्रारंभ सरकार की इच्छा के अनुसार होगा, सरकार जब चाहे इसको स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर है इसका विस्तार कहाँ पर होगा? तो 6 जिलों में होगा, संथाल परगना के 6 जिलों में होगा। 6 जिलों का नाम इसमें बताया गया है। तो धारा 1 क्या कहता है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार के बारे में बतलाता है। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। धारा 2 किस चीज के बारे में बतलाता है? तो ये एसपीटी एक्ट का एरिया के बारे में बतलाता है कि एरिया में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो एरिया परिवर्तन, एरिया में को प्लस माइनस करना, एरिया परिवर्तन करना, क्षेत्र को घटाना या बढ़ाना, इसमें नए क्षेत्र जोड़े जा सकते हैं, या इसके कुछ जिलों या जिले के कुछ क्षेत्रों को घटाया जा सकती है। किसके निर्णय पर निर्भर करेगा? ये राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। तो धारा 2 का संबंध है कि इसमें एरिया घटाया या बढ़ाया जा सकता है। एरिया में परिवर्तन धारा 2 से संबंधित है। धारा 3 क्या कहता है? रद्द करने से संबंधित है। भाई क्या चीज रद्द किया जाएगा? तो कुछ पुराने जो है अनुसूची क में कुछ पुरानी बातें, पुराने कानून है, उन चीजों के बारे में रद्दीकरण से संबंधित है। तो धारा 3 इसका कोई भी मायने नहीं है, तो रद्दीकरण से संबंधित है। उसके बाद धारा 4 है, इसका आखिरी धारा, इस अध्याय 1 का आखिरी धारा धारा 4 है। तो धारा 4 क्या कहता है? इसमें परिभाषा के बारे में जिक्र किया गया है, डेफिनेशन। तो धारा 4 क्या बतलाता है? परिभाषा के बारे में बतलाता है। इसमें किसके किसके बारे में परिभाषा दिया गया है? आदिवासी के बारे में परिभाषा दिया गया है, कृषि वर्ष के बारे में परिभाषा दिया गया है, तथा अन्य परिभाषाएं दी गई हैं। इन अन्य परिभाषाओं के लिए एक सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे, जिसमें सीएनटी और एसपीटी से संबंधित जो भी परिभाषिक शब्दावलियां हैं उसके बारे में हम लोग बोलचाल की भाषा में सीखेंगे। हम लोग इसमें टर्मिनोलॉजी में फंसने वाला कोई बात नहीं होगा। तो आदिवासी किसको कहा जाएगा भाई? तो अनुसूची क में जो भी लिस्ट किया गया है, अनुसूची क में एक लिस्ट बनाया गया है, तो उसमें जो भी एक ट्राइब्स को उसमें जोड़ा गया उसको आदिवासी कहा जाएगा, या अर्ध आदिवासी हो सकते हैं, इसमें जनजाति अथवा जाति हो सकते हैं। तो ये आदिवासी को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो उसके बाद है दूसरा कृषि वर्ष। तो कृषि वर्ष को 3 आधार पर परिभाषित किया गया है। पहला है बांग्ला कृषि वर्ष, जो बांग्ला ब से बांग्ला और ब से प्रथम बैसाख, ठीक है। तो बांग्ला कृषि वर्ष का चालू बैसाख से होता है। पूर्व में ये जो क्षेत्र थे एसपीटी का एरिया, जो बीरभूम का इलाका, वो बंगाल से संबंधित है, इसलिए बांग्ला कृषि वर्ष को इसमें शामिल किया गया है। बिहार वाला एरिया के लिए आश्विन मास को कृषि वर्ष के तौर में देखा जाता है कि प्रथम आश्विन मास से कृषि वर्ष सामान्य कृषि वर्ष माना जाएगा। और सरकार के अनुसार आप जानते ही हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो है जो कृषि वर्ष को हम लोग देखते हैं। तो धारा 4 परिभाषा के बारे में बताया गया, आदिवासी की परिभाषा, कृषि वर्ष की परिभाषा। कृषि वर्ष की परिभाषा में है बांग्ला कृषि वर्ष प्रथम बैसाख से, सामान्य कृषि वर्ष आश्विन मास से, और सरकारी कृषि वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इस प्रकार से इसकी चारों धाराएं खत्म हो जाती हैं, और इसके बाद ये अध्याय भी खत्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं अध्याय 2। तो भाई अध्याय 2 क्या बोलेगा? तो अध्याय 2 जो भी बोलेगा वो धारा 5 से 11 के बीच में लिखा हुआ रहेगा। और अध्याय 2 बोलेगा किसके बारे में? ग्राम प्रधान के बारे में बोलेगा, मूल रैयत के बारे में बोलेगा। तो इस प्रकार से अध्याय 2 का यात्रा प्रारंभ होता है। तो अध्याय 2 क्या चीज है भाई? तो अध्याय 2 में जो धारा 5 क्या चीज के बारे में बतलाता है? तो धारा 5 बतलाता है भूस्वामी और जमाबंदी रैयत, ये जो है वो एप्लीकेशन देंगे। अच्छा, ये किस लिए एप्लीकेशन देंगे? तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए एप्लीकेशन देंगे। तो इसमें धारा 5 में बताया गया है ग्राम प्रधान की नियुक्ति के बारे में। तो धारा 5 में ग्राम प्रधान की नियुक्ति होगी। कैसे होगी? भूस्वामी और जमाबंदी रैयत एप्लीकेशन देंगे डीसी को, और डीसी जो है वो वोटिंग कराएगा, और 2/3 रैयत की सहमति से उपायुक्त के द्वारा, डीसी के द्वारा क्या किया जाएगा? ग्राम प्रधान की नियुक्ति कर दिया जाएगा। तो ये वेरी सिंपल है, ठीक है। तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति, धारा 5 ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा? उपायुक्त द्वारा। कैसे, किस प्रक्रिया के द्वारा? भूस्वामी और जमाबंदी रैयत एप्लीकेशन देंगे डीसी को, और 2/3 रैयत अगर इसमें सहमत होंगे तो क्या कर दिया जाएगा? उपायुक्त के द्वारा ग्राम प्रधान की नियुक्ति कर दिया जाएगा। धारा 5 में इसका जिक्र किया गया है।
उसके बाद है धारा 6। धारा 6 जो है इसमें क्या चीज के बारे में बताया गया है कि भूस्वामी जो है 3 महीने के अंदर उपायुक्त को ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए प्रतिवेदन देगा। कब प्रतिवेदन देगा? ये प्रतिवेदन का जरूरत क्यों पड़ेगा? जब ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाती है। ये खास ग्राम नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये ऐसा तभी समय जब खास ग्राम नहीं हो तभी ये संभव होगा। हम लोग बाद में देखेंगे कि ये खास ग्राम होता क्या है। फिलहाल ये जानते हैं कि ये भी ग्राम प्रधान की नियुक्ति के बारे में बतला रहा है, लेकिन मृत्यु होने पर नियुक्ति। शुरू में 5 में क्या है? ग्राम प्रधान की नियुक्ति सामान्य स्थिति में। दूसरा में क्या है? ग्राम प्रधान की मृत्यु होने पर नियुक्ति। और इसमें क्या होगा? भूस्वामी 3 महीने के अंदर उपायुक्त को क्या करेगा? ये ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए प्रतिवेदन देगा। तो ये धारा 6 बतलाता है मृत्यु होने पर ग्राम प्रधान की नियुक्ति। धारा 7 क्या बतलाता है? धारा 7 बतलाता है कबूलियत के बारे में। तो कबूल कौन करेगा भाई? तो जो नियुक्त हो रहा है, अपॉइंट हो रहा है, अपॉइंट कौन हो रहा है? ग्राम प्रधान हो रहा है। तो जैसे ही ग्राम प्रधान अपॉइंट होगा, ये कबूल करते हुए लिखेगा कि मैं सरकारी नियम के अनुसार ही कार्य करूंगा, ऐसा करके। तो वो सरकारी नियम के अनुसार कार्य करेगा। कौन? ग्राम प्रधान। तो धारा 7 जो है वो कबूलियत के बारे में बतलाता है, जिसमें ग्राम प्रधान ये कहता है लिखते हुए कबूल करता है कि मैं ग्राम प्रधान जो है वो सरकारी नियम के अनुसार जो है वो काम करूंगा करके। तो धारा 7 जो है कबूलियत के बारे में बतलाता है। 6 में मृत्यु पर अपॉइंटमेंट है, और उसके बाद जो 5 था उसमें नया ग्राम प्रधान का नियुक्ति के बारे में बताया गया था। अब आते हैं धारा 8 में। धारा 8 में नया अपॉइंटमेंट होगा, और नया अपॉइंटमेंट जो होगा तो उसके ठीक बाद इसमें क्या है कि दोनों पुराना ग्राम प्रधान जो है अपना पद जो है वो खत्म कर ले रहा है, अपना कार्यकाल खत्म कर ले रहा है, नया प्रधान आ रहा है। तो नया ग्राम प्रधान जैसे ही आएगा तो पुराना ग्राम प्रधान क्या करेगा? 3 महीने के अंदर ग्राम का अधिकार अभिलेख देगा। ग्राम से संबंधित जितने भी ग्राम के अधिकार से संबंधित उसका जो भी अधिकार है, वो अधिकार जो है वो सुपुर्द कर देगा नया ग्राम प्रधान का, क्योंकि उसका टेन्योर खत्म हो जा रहा है इसी वजह से। तो नए अपॉइंटमेंट पर क्या होगा? पुराना ग्राम प्रधान नए ग्राम प्रधान को 3 महीने के अंदर ग्राम अधिकार अभिलेख प्रदान करेगा। उसके बाद है धारा 9। धारा 9 में नो है। नो और नो एक जैसा सुनाता है, तो नो क्या नो है? तो पद का ट्रांसफर संभव नहीं है। जो ग्राम प्रधान का जो पद है वो अपना बेटा नाती पोता को ट्रांसफर नहीं कर सकता है ना, क्योंकि ये इलेक्टेड पद है। और हम लोग जो है एक जो है लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत हम लोग कोई भी चुनाव करते हैं, तो ग्राम प्रधान का चुनाव जो है यहाँ पर जो किया गया है वो इलेक्शन के द्वारा किया गया, इसलिए इसका वंशीकरण संभव नहीं है, इसका पदांतरण संभव नहीं। तो ग्राम प्रधान के पद का ट्रांसफर संभव नहीं है, इसका सिर्फ री इलेक्शन ही हो सकता है। तो 9 जो है नो ट्रांसफर के बारे में, नो ट्रांसफर पोस्ट। इसके बाद धारा 10 है। धारा 10 जो है वो क्या होगा? अपरिवर्तनीय जोत के बारे में बतलाया गया है। तो अपरिवर्तनीय जोत क्या चीज है भाई? तो अपरिवर्तनीय जोत है कि अगर कोई रैयत क्या करता है, कोई बंजर भूमि या प्रति भूमि को क्या करता है? आबाद लायक बनाता है, खेती करने लायक, रहने लायक जो भी हो वो बनाता है। कोई रैयत बंजर या प्रति भूमि को आबाद लायक बनाता है, तो वो जो जमीन होगा उस पर रैयत का सीधा दखल होगा, अधिकार होगा। उस जोत को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, भूस्वामी उसको नहीं ले सकता है। तो इसके बारे में बताया गया है धारा 10 में। तो अपरिवर्तनीय जोत, बंजर या प्रति भूमि, अपरिवर्तनीय जोत, धारा 10 बोलता है बंजर या प्रति भूमि अपरिवर्तनीय जोत के बारे में बताया गया है। फिर है धारा 11। तो धारा 11 क्या कहता है? धारा 11 कहता तो धारा 11 कहता है कि फंड के बारे में बताता है, ये निधि के बारे में। तो ये ग्राम प्रधान के पास में जो भी निधि है, ग्राम प्रधान के पास जो भी फंड है उसके बारे में बताता है कि इसमें पुरस्कार और जुर्माने की रकम जमा होगी। जो प्रधान के पास जो फंड होगा उसके अंडर में जो फंड होगा वो पुरस्कार और जुर्माने की रकम जमा होगी। और इसका खर्चा कैसे होगा? तो ऐसा नहीं कि ग्राम प्रधान की इच्छा के अनुसार होगा, है ना। ये जो होगा उपायुक्त के निर्देश से ही इस फंड का उपयोग ग्राम प्रधान कर सकता है। तो ये 11 जो है वो फंड के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से ये जो है पूरा का पूरा कहानी खत्म हो जाता है अध्याय 2 से संबंधित भी। तो अध्याय 2 किस चीज के बारे में बतलाता है कि पहला है कि ग्राम प्रधान का नियुक्ति, और उसके बाद दूसरा है मृत्यु पर ग्राम प्रधान की नियुक्ति। हम लोग देखें 2/3 रैयत जो है वोटिंग करेंगे तभी ग्राम प्रधान की नियुक्ति डीसी द्वारा होगी। दूसरा जो है ग्राम प्रधान की मृत्यु होने पर नियुक्ति, जिसमें प्रतिवेदन दिया जाएगा सबसे पहले मृत्यु होने पर भूस्वामी के द्वारा, किसको? डीसी को दिया जाएगा, और वही प्रक्रिया का अपनाया जाएगा जो 5 में पालन किया गया है। 7 में क्या? कबूलियत के बारे में बताया गया। कबूलियत कौन
तो कबूल कौन करेगा? ग्राम प्रधान करेगा कि मैं स्टेट गवर्नमेंट के रूल के अनुसार काम करूंगा। 8 के बारे में क्या बताया गया? 8 में बताया गया है कि नया अपॉइंटमेंट के केस में 3 महीने के अंदर पुराना ग्राम प्रधान जो है नया ग्राम प्रधान को ग्राम अधिकार अभिलेख देगा। इसके बारे में बताया गया था। न्यू अपॉइंटमेंट ग्राम अधिकार अभिलेख 8 में है। 7 में कबूलियत है। 6 में मृत्यु पर नियुक्ति है और 5 में नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 9 में क्या है? 9 में नो ट्रांसफर है। तो पद का नो ट्रांसफर है, पद का ट्रांसफर संभव नहीं है। पदांतरण क्योंकि ये वंशानुगत पद नहीं हो सकता है, ये इलेक्टेड पद है, इसमें चुनाव के द्वारा ही पद ग्रहण किया जा सकता है। 10 में है अपरिवर्तनीय जोत, बंजर या खाली जमीन को आबाद लायक बनाएगा तो उस रैयत का जमीन को कोई ले नहीं सकता है, भूस्वामी नहीं ले सकता है। और 11 में फंड के बारे में बताया गया। तो इस प्रकार से इससे साधारण लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और जो भी वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया है। तो मुझे लगता है कि आपको भी इतना छोटा सा जो मदद है वो जरूर करना चाहिए। तो अगले वीडियो को हम लोग कोडिफाई करेंगे उसको बहुत शानदार तरीके से। वो कहानी स्टोरी टेलिंग मेथड में होगा, जो अगला अध्याय होगा उसमें आप हमारे साथ बने रहिए ताकि इसको आसानी से याद किया जा सके और 6 जो क्वेश्चन है एसपीटी एक्ट से संबंधित यानी 12 नंबर आप पक्का कर सकें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।